भाई मैथ का तो जलवा देख लिया ना। एक मिनट एक मिनट, जलवा है तो भाई जलवा दिखना चाहिए ना। अब मैं आपसे बात करता हूं भाई, आपके लिए ना लेजर, बस आप ये वीडियो देख लो। प्रदीप सर, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स 2 लेसन, तीसरा सेमीकंडक्टर। मतलब 6 मॉड्यूल में से 3 मॉड्यूल का आपका लर्निंग खत्म, बाकी का जो 3 बचा है ना, कल उसके ऊपर कुछ काम करेंगे हम। गुलाल आप तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अब पट पट वीडियो देखो, आज रात को इसको खत्म कर दो। बाकी न्यूमेरिकल्स का आज लाइव सेशन लिया हूं मैं, और बाकी कल और भी न्यूमेरिकल के लाइव सेशन होंगे। हो गया ना भाई। और इस पे एक रील बना देना भारी और और इस पे फटाफट एक फटाफट कम से कम 10-15 और लाइक और एक और चीज, हाँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 2 का कोर्स लॉन्च जो किया हूं, उसका कूपन कोड खत्म होने वाला है। और अगली बार टेंशन Join मतलब हो स्टार्टिंग से ही फिजिक्स केमिस्ट्री वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, और फटाफट फटाफट इसको लाइक ठोको, जितना लाइक ठोकोगे उतना अगले सेमेस्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद, गुलाल आपलाच। चलो अभी आगे देखना चालू करो। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये लेसन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, लेजर के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। देखो, लेजर में जब मैं जाऊंगा तो 2 चीजों के बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। एक होता है दोस्तों ग्राउंड स्टेट, और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। यहां पे दोस्तों एटम होंगे। अब वो क्या करेंगे पता है, यहां से यहां पे आएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोन। अब यहाँ पे वो जैसे ही आएंगे, पर वो यहाँ पे ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहेंगे। फिर वो यहाँ पे आप बीच में कहीं ना कहीं, यहाँ पे हम एक स्टेज और पढ़ेंगे जिस स्टेट का नाम है दोस्तों मेटा स्टेबल स्टेट। तो ये भी हम पढ़ने वाले। तो ये 3 चीजों में चीजें चलेगी। यहाँ पे हमारा एटम पूरी तरह से क्या रहेगा दोस्तों, स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम यही टॉपिक में पूरा का पूरा हर एक टॉपिक, अगर आप कोई भी लेजर पढ़ने जाओगे तो इसी तरह से आपको डेफिनेशंस क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं लेजर। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि व्हाट इज लेजर। तो लेजर का आप डायरेक्ट फुल फॉर्म लिख सकते हो, और अगर आप देखोगे इसका फुल फॉर्म तो बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है दोस्तों, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे स्टिमुलेट एमिशन क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए इसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, कभी कभार एग्जाम में आप अगर देखोगे, यहाँ पे ये भी पूछा गया है दोस्तों कि जो लेजर है और एक्सरे है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, वो आप बताओ। तो देखो, सबसे पहले पहला जो पार्ट है कि वो आपको पता है कि जो लेजर लाइट होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, ऑर्गेनाइज होता है, और कैसा रहता है दोस्तों, फोकस रहता है। जबकि एक्सरे में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि ये जो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है बहुत ही छोटा होता है, बट उसके कंपैरिजन में इसका वेवलेंथ ऐसा नहीं रहता। तो ये 2 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। और दूसरा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो लेजर है दोस्तों, वो कौन से प्रोसेस पे वर्क करता है, स्टिमुलेट एमिशन, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। पर यहाँ पे एक्सरे इसके ऊपर वर्क नहीं करता। तो ऐसे आप 3 पॉइंट्स में बहुत अच्छे से समझा सकते हो। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। यस, पहला टॉपिक आ रहा है एब्जॉर्प्शन। अब देखो, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, शायद आई थिंक आपसे ये डायग्राम आपको अब प्रॉपर दिख रहा होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो, यहाँ पे देखो, ये B4 है, यहाँ पे एटॉम है। देखो, ये E1 है और E2 है। आपको पता है ग्राउंड स्टेट है, और एक कौन सा स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। जैसे यहाँ पे फोटोन आया, और फोटोन यहाँ पे आने के बाद ये तुरंत एटम कहाँ पे चले गया दोस्तों, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में चले गया, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्जॉर्प्शन। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, एन एटम इन लो एनर्जी स्टेट, मतलब यहाँ पे है, कैन एब्जॉर्ब लाइट, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड जंप टू हाई एनर्जी स्टेट बस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब मैं चलता हूं आगे की ओर, बस उतनी ही चीजें बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज आपके दिमाग में दोस्तों बैठते जाएगा अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को देखने की कोशिश करोगे। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये वाला पार्ट है दोस्तों स्पॉन्टेनियस इमिशन। एक्चुअली स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए जनरली, पर इसका कोई यूज नहीं होता। इसका हम लेजर के अंदर ये यूजफुल नहीं रहेगा, वो भी हम पढ़ेंगे कि लेजर के अंदर यूज है कि नहीं है। अब देखो, यहाँ पे सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे भी वही होने वाला है कि देखो, यहां से आपने पहले पढ़ा ना एब्जॉर्प्शन, यहां से एटम यहाँ पे आया, एक्साइटेड में आया, पर वहां से वो, मैंने बोला ना, यहाँ पे वो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, वहां पे वो इससे भी कम टाइम में रुकेगा, 10⁻⁸ सेकेंड से भी कम टाइम में रुकेगा, और तुरंत वो नीचे आएगा। और इससे ही
तुरंत वो नीचे आएगा, और ये नेचुरली होता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पॉन्टेनियस इमिशन। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लिखा है, एक्साइटेड एटम जो यहाँ पे आया है उसको हम एक्साइटेड एटम बोलेंगे। डू नॉट स्टे इन एक्साइटेड स्टेट, सही बात है, यहाँ पे वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, और दोस्तों वो रिटर्न हो जाएगा एट लोअर स्टेट, फिर से वो लोअर स्टेट में आ जा रहा है। देखो यहाँ पे एरो नीचे की ओर है, और जो एनर्जी वो क्या करेगा दोस्तों, एमिट्स करेगा। तो यहाँ पे देखो गिविंग अप एनर्जी वो एमिट्स कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और एक लाइन में आंसर लिखना है, आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टिमुलेट एमिशन। अब देखो स्टिमुलेट एमिशन जनरली यही प्रोसेस हम यूज करते हैं लेजर के अंदर। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, पता है, सेम वही है फंडा। यहां से एटम यहां पे आएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही वो एटम आता है तो हम इसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ये हम खुद से करवाते हैं। तो ये जो रहेगा ये नेचुरली नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे अभी समझो मैं आपको कुछ बोलूंगा कि भाई पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना फर्स्ट सेमेस्टर बहुत कम टाइम है, तो मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, स्टिमुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे किसी भी एक एटम को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, और वो तुरंत नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, और साथ में बाकी के जितने भी एटम रहेंगे वो भी ट्रिगर हो जाएंगे और वो भी नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगे। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिमुलेट एमिशन। स्पॉन्टेनियस अपने से होता है, ये अपने से नहीं होता। तो देखो यहाँ पे लिखा है फोटोन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो इंड्यूस द एक्साइटेड एटम टू मेक डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो इसके अंदर जो हम क्या करेंगे पता है, एनर्जी देंगे, और जिसकी वजह से ये क्या होगा, डाउनवर्ड की ओर आने की कोशिश करेगा। और देखो यहाँ पे रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये भी क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है दोस्तों, रिलीज कर रहा है। और इसे ही हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है एक्साइटेड एटम ट्रिगर द एक्साइटेड एटम टू ड्रॉप द लोअर एनर्जी स्टेट गिविंग। मतलब वो क्या करेगा, एक्साइटेड एटम जो है वो बाकी के एटम को भी ट्रिगर करेगा कि भाई नीचे की ओर आओ, और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टिमुलेट एमिशन। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो मैं एग्जाम के लिए जितनी चीजें जरूरी है उतनी चीजें बताते जा रहा हूं, और बस इससे ज्यादा चीजें आपको करना नहीं है। अब देखो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेट एमिशन क्या है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे पहला चीज तो आप यही कर लोगे कि पहली चीज की आपको पता है कि ये नेचुरली होता है, तो हैपन नेचुरली, और ये क्या होता है, ट्रिगर बाय लाइट। इसको हम लाइट की हेल्प से, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां फोटोन दिखाई दे रहा था। ये दोस्तों इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली है, पर ये कैन बी कंट्रोल इजीली। ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोर फोटोन हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी बोला कि ये यूजफुल नहीं है लेजर के लिए, बट इट इज असेंशियल फॉर मेकिंग लेजर। हो गया, 4 पॉइंट आपके दिमाग में बिठा दिया। चलते हैं आगे की ओर। एक्टिव मीडियम बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। ऐसा मीडियम दोस्तों जहां पे लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, ऐसा मीडियम जहां पे प्रोसेस ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस। तो यहां पे अगर देखोगे कि यहां पे देखो पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि द एक्टिव मीडियम इन अ लेजर इज द मटेरियल वेयर द प्रोसेस ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस। और अगर लाइट लेजर का फुल फॉर्म देखोगे उसमें ये वर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है, तो बस आपको ये लिख देना है, और उसके बाद एक एग्जांपल लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हो बस। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है दोस्तों एक्टिव सेंटर। अब एक्टिव मीडियम हमने पढ़ लिया, अब एक्टिव सेंटर भी क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर हम क्या करेंगे पता है, एटम होगा, आयन होगा, मॉलिक्यूल होगा, किसके अंदर, एक्टिव मीडियम में। और वो क्या करेगा पता है, एमिट करेगा फोटोन। क्या करेगा दोस्तों, एमिट करेगा फोटोन व्हेन अंडरगोस स्टिमुलेट एमिशन। जब वहां पे स्टिमुलेट एमिशन होगा तो वो क्या करेगा, फोटोन को क्या करेगा दोस्तों, एमिट्स करेगा। तो ये मोस्टली ये किसके अंदर पाया जाता है, एक्टिव मीडियम में। और वो क्या करता है पता है, फोटोन को क्या करता है, एमिट्स करता है। कब करेगा, जब वहां पे स्टिमुलेट एमिशन होगा। तो बस ये लाइन याद कर लोगे, बस हो गया, डेफिनेशन हो गया बस। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन। लगभग बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अगर लेजर है तो ये टॉपिक तो रहेगा ही। स्टिमुलेट, यहां पे अगर आप देखोगे पॉपुलेशन इन्वर्जन इतना सिंपल है, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ये वाला जो लेवल है दोस्तों ये ग्राउंड स्टेट है, ये वाला है दोस्तों मेटा स्टेबल स्टेट है, और ये एक्साइटेड स्टेट है। यहां से कोई भी एटम यहां जाएगा तो रुकता नहीं है, वो तुरंत नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे वो थोड़ा ज्यादा देर रुकेगा इसके कंपेरिजन। मैंने बोला यहाँ पे 10⁻⁻8 से ज्यादा सेकंड नहीं रुक सकता, बट यहाँ पे वो 10⁻³ और 10⁻² सेकंड तक रुक सकता है। तो अगर आप देखोगे जो माइनस में ये नंबर छोटा है मतलब ये बड़ा है, ये नहीं तो बोलोगे सर ये तो कम है, ये बड़ा है, मतलब यहाँ पे इसके कंपेरिजन में 5 टाइम ज्यादा रुकेगा, 6 टाइम ज्यादा रुकेगा। तो इसलिए तो दोस्तों यहाँ पे
वो ज्यादा रुकता है, तो इससे क्या हो जाता है पता है, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो देखो लिखा है इन इन अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज हायर, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन जब अचीव होता है तो ही हम क्या कर सकते हैं, लेजर एक्शन दिखाई देगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी अगर लेजर, अगर समझो आप कोई भी लेजर पढ़ने जा रहे हो तो उसके अंदर हमेशा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा तो ही वो लेजर एक्शन दिखाई देगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे N1 है, देखो मैंने लिखा है पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, पॉपुलेशन एज हायर एनर्जी लेवल या अपर एनर्जी लेवल, N2 डिवाइड बाय N1 ई रेस टू, इसको हम डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो E2 माइनस E1 है और अपॉन KT है। बहुत सारे बुक्स में ये अलग तरीके से लिखा रहता है, वहां पे अगर N1 अपॉन N2 लिखा है तो यहाँ माइनस नहीं होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बोल्टमैन फैक्टर बोलते हैं इस दोनों रेशियो को। अब मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, हर चीजें पे बताते जा रहा हूं। देखो मेटा स्टेबल स्टेट जो मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पे देखो वही चीज लिखा गया है, देखो ध्यान से पढ़ो। इन द केस ऑफ स्टेट टू विच एटम इज एक्साइटेड इन अ मेटा स्टेबल स्टेट द एटम स्टे देयर फॉर, देखो यहाँ पे लॉन्ग टाइम विच इज ऑफ कितना लिखा है दोस्तों, 10⁻³ टू 10⁻² सेकेंड, बट यहाँ पे 10⁻8 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुकता है एक्साइटेड स्टेट में। अब देखो दोस्तों आगे की ओर बढ़ रहा हूं, पंपिंग। अब देखो पंपिंग भी बहुत इजी है। अगर मुझे यहां से एटम को यहां भेजना है तो मुझे पंपिंग का हेल्प लेना है। तो देखो वही लिखा है दोस्तों डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, मतलब रेजिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम, यहां से मुझे रेज करना है लार्ज नंबर ऑफ एटम फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पंप करना। पंप एक बेसिक डेफिनेशन से आप पढ़ सकते हो। अब आपको समझ रहा होगा कि अराउंड 12 मिनट में सर हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। अब टाइप्स ऑफ पंपिंग है, इसको आप एक बार देख लोगे। केमिकल पंपिंग हम केमिकल रिएक्शन के लिए यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हम इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करेंगे, डायरेक्ट पंपिंग हम डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट के लिए यूज करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग का हम यूज किस लिए करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट। तो यहाँ पे बस इसको पढ़ लेना, अगर इनकेस एग्जाम में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। यस, अब देखो यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 लेवल पंपिंग और 4 लेवल पंपिंग। इवन 2 लेवल पंपिंग भी होता है, पर मैं आपको बता दूं कि 2 लेवल पंपिंग जो है वो यूजफुल नहीं होता और वहां पे कोई पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं होता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करते। इसलिए हम हमेशा 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग को हम यूज करते हैं। 3 लेवल पंपिंग क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप डायग्राम देखोगे तो समझ जाओगे। देखो डायग्राम में देखो E1 से लेके E3 पे पंपिंग हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा एटम यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे से आने के बाद अगर आप देखोगे स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है E3 से E2 पे। और आपको हमेशा पता है कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसमें वो लेजर के लिए जरूरी नहीं है। फिर अगर आप देखोगे E2 से लेके E1 में स्टूमुलेट, देखो यहाँ पे स्टूमुलेट एमिशन दिखाई दे रहा है, और जहां पे स्टूमुलेट एमिशन दिखाई देता है इसका मतलब यहाँ पे लेजर एक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों ये E2 से डायरेक्ट E1 पे आ रहा है, और E1 क्या है, ग्राउंड स्टेज है। तो ग्राउंड स्टेज है तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पंपिंग का। पंपिंग के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एटम की जरूरत है और यहाँ पे एनर्जी की भी जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे फॉर पंपिंग सबसे पहले मैंने क्या बोला पता है, पहला क्या होगा दोस्तों बताओ, वी सिलेक्ट, देखो यहाँ पे रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाइंग समथिंग यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि E3 इज नॉट मेटा स्टेबल स्टेट। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंपिंग हम करेंगे E1 से E3, और E3 जो है वो मेटा स्टेबल स्टेज नहीं है, मतलब वहां पे हमारा जो एटम है ज्यादा देर नहीं रुकेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे पता है, इसलिए वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं, इसलिए तुरंत इसके बाद स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा या स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। कहां से कहां तक होगा दोस्तों, E3 से लेके E2 पे। तो देखो वही लिखा है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन टेक प्लेस E3 टू E2। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे E3 से E2 पे हुआ है। अब देखो दोस्तों यहां पे अब नेक्स्ट है दोस्तों कि देखो E2 इज मेटा स्टेबल स्टेज। अब देखो ये E2 जो है वो मेटा स्टेबल स्टेज है, और मैंने बोला कि मेटा स्टेबल स्टेज पे एटम थोड़ी देर तक रुकते हैं, वहां से वो तुरंत नीचे की ओर नहीं आते। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन E2 टू E1 इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेज है, मैंने जो ऑलरेडी आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा दोस्तों, टेक प्लेस होगा, और जहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन टेक प्लेस होगा तुरंत लेजर एक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में, और फिर यहाँ पे स्टूमुलेट
क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो स्टिमुलेट एमिशन टेक प्लेस होगा। अब देखो लार्ज नंबर ऑफ एटम मस्ट बी पम्प टू E2 टू हैव पॉपुलेशन इन्वर्जन, हैंस वेरी हाई पंपिंग पावर इज नीडेड। अब देखो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एटम भेजना होगा E1 से, अगर E1 के साथ रहेगा तो इसलिए इस स्टेज में E1 के साथ इसका कंपैरिजन है, इसलिए ये वाला जो हम 3 लेवल पंपिंग का ज्यादा यूज नहीं कर पाते, इससे ज्यादा बेस्ट दोस्तों 4 लेवल पंपिंग होता है। 4 लेवल पंपिंग का भी फंडा वही है, E1 से हम E4 पे जाएंगे। E4 जो है वो आपका मेटा स्टेबल स्टेज नहीं है, तो यहां से स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखाई देगा E3 पे। और E3 के बाद दोस्तों जो हमारा जो पार्ट है दोस्तों, यहां से वो यहां आएगा। और दोस्तों ये देखो यहां से वो यहां पे आया, तो यहां पे इस बार हमारा क्या हुआ पता है, यहां पे अगर देखो E1, E2, E3, E4 4 लेवल दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसके बीच में हमारा स्टिमुलेट इमिशन दिखाई दे रहा है, मतलब लेजर एक्शन यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे स्टिमुलेट इमिशन दिखाई दे रहा है, और फिर इसके बाद यहाँ पे नो रेडिएशन ट्रांजिशन। तो मेन आपको ये पता रखना है कि लेजर एक्शन कहाँ पे हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है मेटा स्टेबल स्टेज नहीं है, यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेज है। तो अब देखो E3 क्या है दोस्तों, मेटा स्टेबल स्टेज है। फिर अगर आप देखोगे अगर यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेज है तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होगा दोस्तों, अचीव होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा होने के बाद हमने पढ़ा है कि वहां पे थोड़ी देर तक वो रुक सकते हैं। और अगर ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ तो यहाँ पे हमें क्या होगा, लेजर एक्शन दिखाई देगा। तो बस ये वाला पूरा का पूरा पार्ट एक बार पढ़ लो, यूं ही आप आंसर लिख सकते हो। अब आपको लगेगा यार 4 लेवल इतना इजी है। अब देखो यहाँ पे, अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो रेजोनेंट कैविटी बहुत इजी है। इसके अंदर हम 2 तरह के मिरर का यूज करेंगे। ये देखो रिफ्लेक्टिंग है और ये पार्शियल रिफ्लेक्टिंग है। ये 100% रिफ्लेक्टिंग है, ये पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मतलब उसके कंपैरिजन में कम। और यहां पे अगर आप देखोगे, ये देखो एक्टिव मीडियम जो हमने पीछे पढ़ा है, ये रेजोनेंस कैविटी की वजह से लाइट जो है दोस्तों सिंगल डायरेक्शन में जाती है। अगर आप देखोगे लेजर का मतलब ही क्या होता है कि लाइट एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वही लिखा है, अगर आप पढ़ोगे तो वही सब चीजें लिखी गई है, कुछ अलग नहीं है। और इसका रोल कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे, दिस कैविटी हेल्प टू मेक द लाइट स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्टिंग इट मेनी टाइम थ्रू द एक्टिव मीडियम। दूसरा क्या है, इट सिलेक्ट एंड कीप ओनली रिक्वायर कलर, सही बात है। और इसके बाद आप और लिख सकते हो कि ये लाइट ट्रेवल इन ओनली वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और वहीं पे वो फोकस करेगा। इसमें से जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम चलने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये सब आपको एग्जाम में डेफिनेशन टाइप में आ सकता है, या एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ ले। कोहेरेंस लेंथ मतलब क्या होगा दोस्तों, देखो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है। अगर बहुत ही अच्छे से ध्यान से अगर आप दिमाग में बिठाना चाहो, ये एक डिस्टेंस की बात करता है दोस्तों। किसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है दोस्तों, वेव का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, जहां तक दोस्तों कि दोनों का फेज जो है दोस्तों वो कांस्टेंट हो। तो देखो यहाँ पे देखो, कोहेरेंस लेंथ मेजर द डिस्टेंस ओवर विच वेव, जो वेव है दोस्तों वो मेंटेन करता है कंसिस्टेंट फेज रिलेशनशिप, मतलब कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप। दोनों का फेज क्या हो रहा है दोस्तों, कांस्टेंट, एक जैसा है। जब तक रहेगा तो वहां तक के वो लेंथ को क्या करेगा, मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। उससे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोहेरेंस लेंथ बोलेंगे। अब देखो इसका हेल्प क्या होता है, ये 2 लाइन भी अगर आप लिख दोगे तो हो गया। प्रोड्यूस द शार्प इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ये देता है। अब इसके बाद दोस्तों टाइम आता है, तो वो भी डिफिनेशन सेम है कि कितने ड्यूरेशन तक वो जो वेव है दोस्तों मेंटेन रखता है कोहेरेंस फेज या तो कंसिस्टेंस फेज जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखता है। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, इट मेजर द टाइम ड्यूरेशन ओवर विच द वेव मेंटेन इट्स कोहेरेंस और फेज रिलेशनशिप। कब तक वो फेज रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंस टाइम। अब नेक्स्ट देखो, आपके पेपर आपका, एग्जाम आपका है, पर मेहनत मैं कर रहा हूं। अगर आप देखोगे कितनी सारी चीजें मैंने प्रोवाइड की। अब देखो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर। अब देखो मैंने हमेशा बोला कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर पे कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखना चाहिए। पहला है हाईली कोहेरेंट। अब देखो कोहेरेंट मतलब मैंने आपको बोल दिया कि कोहेरेंट मतलब जिसका फेज जो है दोस्तों, फेज रिलेशनशिप जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या, जो वेव है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, हाईली कोहेरेंट। देन इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हाईली मोनोक्रोमेटिक। मोनो मतलब सिंगल होता है, क्रोमेटिक मतलब कलर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंगल वेवलेंथ है और कलर भी एक जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो लिखा है लेजर प्रोड्यूस लाइट इन मोर और लेस सिंगल वेवलेंथ।
तो ये मोनोक्रोमेटिक का पार्ट हो गया। देन अगर नेक्स्ट पार्ट की ओर आ रहा हूँ, हाईली डायरेक्शनल, सीधी सी बात है वो एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने का काम करेगा। देन ब्राइटनेस, ये तो पॉइंट रहेगा ही, और एनर्जेटिक रहेगा। तो आपको जो सिंपल लगे उसमें से आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर मैं जाऊं, लेजर और ऑर्डिनरी लाइट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो जो सिंपल पॉइंट है, ये कोहेरेंट होता है, इट इज नॉट अ कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये हाई इंटेंसिटी होता है, ये लो इंटेंसिटी होता है, ये मोनोक्रोमेटिक होता है, ये नॉट मोनोक्रोमेटिक है। और दोस्तों सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है, इट कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ, और ये सिंगल होता है। और पहला वाला लिख सकते हो हाईली डायरेक्शनल है, ये स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन है, और लेजर कैसे एक ही डायरेक्शन में जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, यस, ये आपके एग्जाम का सबसे खास पॉइंट है। अगर आप देखोगे हीलियम, नियॉन, लेजर, इतना सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि आपको कुछ दिमाग में अलग से बिठाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, फुल्ली सिल्वर मिरर, यहाँ पे पार्सली सिल्वर मिरर दिखाई दे रहा है, जैसे हमने पीछे रेजोनेंट कैविटी पढ़ा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है। तो यही सब चीज आपको लिखना है। अब अगर कभी इसका क्वेश्चन आया तो पहले आप डेफिनेशन लिखो। देखो हीलियम नियॉन जो हमारा लेजर है दोस्तों, एक तरह का गैस लेजर है, और इसके अंदर मिक्सचर किया जाता है। किसका मिक्सचर किया जाता है दोस्तों? हीलियम और नियॉन गैसेस का। तो अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज टाइप्स ऑफ गैस लेजर दैट यूज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन। अब दोस्तों ये क्या करता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक एंड हाई डायरेक्शनल बीम, और मोस्ट कॉमनली एट अ वेवलेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, वो आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब दोस्तों मेन पार्ट आता है कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या पार्ट रखें। तो जिस तरह से मैंने एग्जाम में इस तरह से चीजें लिखी, इवन आपको बुक्स में भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये मैंने सिस्टमैटिक लिख के दिया है, ऐसे लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। जिस तरह से थियरी मैं मेरे एग्जाम में लिखता था उसी तरह से मैंने आपको लिखवाया है। अब यहाँ पे पहला क्या आ रहा है दोस्तों? डिस्चार्ज ट्यूब, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे हम गैस को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। किसको? हीलियम और नियॉन को। कौन से रेशियो में? 10:1। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है। बस इतना लाइन याद हो गया, ये पॉइंट हो गया। नीचे का नहीं याद है तो भी चलेगा। देखो गैस ट्यूब फिल्ड विद गैस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन इन द रेशियो ऑफ 10:1। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है दोस्तों? इलेक्ट्रोड। देखो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड। अब अगर आप देखोगे, पोजिशन एट द एंड ऑफ ट्यूब टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोवाइड करने का काम करेंगे व्हेन कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट वन दैट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर का हम यूज करेंगे। देखो रेजोनेटर मतलब ही वही रेजोनेंट कैविटी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिरर्स का यूज करेंगे। एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर होगा, दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर होगा। तो देख लो, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे फुल्ली रिफ्लेक्टिव मिरर है और यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्टिव मिरर है। ये देखो, रिफ्लेक्ट ऑल लाइट, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट बट अलाउ फ्रैक्शन ऑफ पास टू लेजर बीम। और एनर्जी सोर्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई का यूज करेंगे। तो बस हो गया, ये 4 पॉइंट लिख दिया, आपका काम हो गया। अब नेक्स्ट है वर्किंग। अब देखो वर्क किस तरह से करता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हीलियम है और यहाँ पे नियॉन होता है। ये हीलियम है और ये नियॉन है। अब यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर की ओर हीलियम आता है और हीलियम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आता है। देन ये क्या करता है पता है, इसको अपना जो भी एनर्जी है इसको पास कर देता है नियॉन को, और मेनली लेजर एक्शन फिर आपको नियॉन में दिखाई देता है। तो देखो अब लिखा है दोस्तों, देखो पहला क्या लिखा है, एक्साइटेशन ऑफ हीलियम when a high voltage is applied, electron in the discharge tube collide with helium atom and exciting them to higher energy level। मैंने बोला ना, हीलियम का जो एटम है वो क्या आएगा, हायर एनर्जी लेवल पे आएगा। फिर मैंने क्या बोला, ये किसको अपना एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा दोस्तों, देखो एनर्जी ट्रांसफर टू नियॉन एटम। किसको दे देगा दोस्तों, नियॉन को। और नियॉन के अंदर फिर आपको क्या देखेगा दोस्तों, क्या मिलेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो आपने पीछे पढ़ा है वो देखने मिलेगा। और पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और स्टिमुलेट लेजर, जहां पे लेजर एक्शन होता है, ये देखने के लिए मिलेगा। और आपका जो लाइट है दोस्तों, एम्प्लीफिकेशन होगा। तो बस आप एक एक पॉइंट्स जो है उसको, एक मेन ये पॉइंट्स रखो और उसके अंदर के पॉइंट्स तो आपको पीछे आपने पढ़ा है तो आपको पता ही है। मैं जानबूझ के साइड हट गया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपकी चीजें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो सकती है। अब देखो दोस्तों, मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको लिखने के लिए आना चाहिए। नहीं बोला है फिर भी लिख दो। मेरिट्स में मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा हूं, आप 2 ही लिखो। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत ही सिंपल सा मैंने लिखा है दोस्तों।
अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, बस इतना लिख दो चलेगा। देन इसके बाद डीमेरिट्स क्या है, लो एफिशिएंसी है दोस्तों, बाद में लिमिटेड पावर आउटपुट है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखूँ तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करता है, तो मेरे लिए सबसे अच्छा है कि बारकोड स्कैनिंग, जो मुझे पता है, जो आपको पता है उसके बारे में आप लिखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लेजर, तो एक तरह से हमने एक लेजर के बारे में पढ़ा। अब एप्लीकेशन ऑफ लेजर में मैं आता हूं, तो यहाँ पे अलग अलग लेजर के बारे में मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लीडार का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाइट डिटेक्शन एंड, ए मतलब एंड, रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। ये सब नहीं पढ़ना है, मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं इन शॉर्ट आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर लास्ट टाइम पे आप पढ़ रहे हो क्या, इसका हम मोस्टली रिमोट सेंसिंग एरियाज में हम इसका यूज करते हैं अर्थ के सरफेस को एग्जामिन करने के लिए। कैसे किया जाता है दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेजर बीम को क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ सोर्स से ऑब्जेक्ट की ओर, फिर वहां से वो क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्ट होता है, और किसके पास आता है दोस्तों, उसको रिफ्लेक्ट जो होगा तो उस लाइट को डिटेक्ट कौन करता है, रिसीवर डिटेक्ट करता है, और फिर वहां पे वो TOF क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग मैप ये सब बना के फिर उसके अकॉर्डिंग ये आगे का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा इतना बड़ा पार्ट एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया। अब देखो ये इसका आगे का पार्ट है वर्किंग, चाहिए तो आप ये वर्किंग भी मैंने जो लिखा बस एक बार पढ़ोगे ना, इतना सिंपल वर्किंग लिखा हूं कि आपको तुरंत समझ में आएगा। देखो मैंने बोला ना, देखो लेजर है, एमिट्स करेगा, फिर वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, वो मेजर करेगा, और बाद में 3D मैप क्या करेगा, तैयार करेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है बारकोड रीडर, इसका भी फंडा बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है आपके लिए, यूजेस लिखा है, पर मैं मेन इसका आपको वर्किंग समझा दे रहा हूं। देखो इतना सिंपल सा वर्किंग है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो लेजर का यूज करेंगे या तो लाइट का यूज करेंगे, बारकोड रीडर साइन अ बीम ऑफ लाइट ऑन द बारकोड। हम क्या करेंगे पता है, बारकोड रीडर से उसके बारकोड के ऊपर लाइट देने का काम करेंगे। फिर क्या होगा दोस्तों, इसके बाद द लाइट, अब देखो रिफ्लेक्ट होगा, द लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू द बारकोड, बैक, और यहाँ पे ब्लैक बार एब्जॉर्ब मोर लाइट वाइल, हाँ उसके ऊपर अगर आप बारकोड पे देखोगे व्हाइट और ब्लैक लाइनें रहती है, ब्लैक कलर आपको पता है लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू व्हाइट। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लैक बार एब्जॉर्ब मोर लाइट, और व्हाइट क्या करेगा पता है, स्पेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, व्हाइट वाला क्या करेगा, रिफ्लेक्ट ज्यादा से ज्यादा लाइट को करेगा। अब उसके बाद सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, सेंसर क्या करेगा, बारकोड रीडर जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा उसके पैटर्न को। और दोस्तों इसके बाद वहां पे देखो यहाँ पे क्रिएटिंग यूनिक पैटर्न, जो भी उसके अंदर रहेगा, देन उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको एक पैटर्न क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे कन्वर्टिंग टू नंबर्स, और वो फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा दोस्तों, नंबर्स के अंदर। देखो बारकोड रीडर कन्वर्ट द पैटर्न इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, द सिग्नल करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक नंबर और इन्फॉर्मेशन, जो भी रहेगा उसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप ये एक बार पढ़ लो, डायग्राम बना दो, आपका काम हो गया। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर, एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन मेटल वर्क। मेटल वर्क में भी इसका यूज किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो हम अगर आप देखोगे वेल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, CO2 गैस लेजर का यूज करते हैं कटिंग टूल के लिए, वही सेम है वेल्डिंग। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेल्टिंग है, स्पेलिंग वहां पे करेक्ट कर लेना। तो अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या तो आपको इंसर्ट चाहिए तो वेल्डिंग, तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका वेल्डिंग का मतलब भी लिखा है। वेल्डिंग मतलब आपको पता है, देखो यहाँ पे वेल्डिंग इज द प्रोसेस वेयर टू पीसेस ऑफ मेटल आर हीटेड अंटिल दे मेल्ट, जब तक हीट करेंगे जब तक वो मेल्ट ना हो। और मेल्टिंग हम इसलिए करते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, जैसे ही हमने वेल्डिंग किया बाद में वो कैसा हो जाएगा, हार्ड होने लगेगा। तो ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए, अगर आपको चाहिए तो आप, बस मैंने आपके लिए रखा है, ये इतना ज्यादा नहीं है, बस आपको इसका एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आता है कटिंग। कटिंग आपको पता है कि स्पेसिफिक पार्ट को अगर मुझे कट करना है, ड्रिल करना है, तो भी मैं इसका यूज करूंगा। तो ये सब एप्लीकेशन का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट, एक बार मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखो पहला ये ले लो, फिर ये भी लेना है तो ले लो, ये लेना है तो ले लो, ये ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो, देखो ये। अब मैं लेजर का चाहिए, ये देखो ये, ओके।
तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा लेजर का पार्ट कंप्लीट कर दिया। बस इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, तो N2/N1 वाले फॉर्मूले पे ही एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा, और अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, देखो हर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप इसे शेयर करोगे तो अगर मैं अराउंड 30 मिनट्स के आसपास मैंने पूरा लेजर लेसन आपका कंप्लीट करा दिया। हाँ, अब आप देखो होलोग्राफी ये सब है, उसको एक बार आप पढ़ लोगे, किसी किसी के यूनिवर्सिटी में है तो आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब फाइबर ऑप्टिक, अगर मैं सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं, जनरली आजकल सिटी में आप सुनोगे ही कि ज्यादातर वाईफाई के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है, और आप ये सुनते हो कि अगर ये यूज करोगे तो आपको स्पीड उतना ही मिलेगा, मतलब सिग्नल लॉस नहीं होगा। ये सभी वर्ड आपने सुना होगा। तो गाइस यही जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसके अंदर टोटल 3 लेयर होते हैं। पहला कोर, दूसरा क्लैडिंग, तीसरा जैकेट। अब कोर की बात करूं तो गाइस ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट, ये कोर का पार्ट है। ओके, ये वाला पार्ट क्लेडिंग का पार्ट है, और उसके ऊपर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो कोडिंग दिया हुआ है उसी को हम जैकेट भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, ये दोनों अंदर वाले पार्ट को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गाइस ये टॉपिक ऑलरेडी हर स्टेट वाइज अलग अलग है, फिर मैं बताना चाहूंगा, किसी ने 9th में पढ़ा होगा, किसी ने 10th में पढ़ा होगा। ओके, हर बोर्ड वाइज अलग अलग था कि किसी को 9th में भी है और किसी को 10th में भी है। बट गाइस फिर भी मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ बताना चाहूंगा कि देखो गाइस, जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो गाइस क्या होता है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अगर आप देखोगे ओपेक सरफेस है, अगर लाइट गया तो सेम एंगल पे बैंड होता है। बट गाइस लाइट अगर एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पास हो जाता है तो एंगल चेंज हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल सेम नहीं रहता गाइस। ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है। तो यही सेम चीज है। अब देखो गाइस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करके लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजा जाता है। तो गाइस ये मान लो फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है। अगर इस मीडियम में से जो लाइट के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, अगर वो लाइट वेव इसमें से इसमें ट्रेवल कर गया तो समझ लो वहां सिग्नल का कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। बट गाइस अगर पूरा का पूरा लाइट वेव इसी के अंदर है तो गाइस वहां सिग्नल का लॉस नहीं होगा। इसीलिए गाइस इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। किस तरह से होता है वो भी बता देना चाहता हूं। देखो गाइस, मैंने बोला कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, जैसे यहां देखो, एक मीडियम में आने वाली लाइट को इंसिडेंट और दूसरे मीडियम में जो चली गई उसको रिफ्रैक्टेड। ओके, तो यहां जो एंगल होगा, ये एंगल छोटा और ये एंगल और बड़ा होगा। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन, उससे बड़ा कौन रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब गाइस मेरे अंदर और मस्ती, मैंने क्या किया, इस एंगल को और बढ़ाया। अगर मैं इस एंगल को और बढ़ाऊंगा, पहले इतना था, अब इस एंगल को और बढ़ाऊंगा तो ये एंगल और बढ़ जाएगा। जिस केस में जाके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो गया, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, दैट टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ओके, जिसमें ये पूरी तरह से बाउंड्री पे आ जाता है। अब मेरे अंदर थोड़ी और मस्ती मैंने ये एंगल को और बढ़ा दिया। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब प्रोसेस होता है, मैं समझाने के लिए बस मस्ती में बता रहा हूँ। ये मैंने एंगल को और बढ़ा दिया, ये एंगल को और पहले इतना था, ये और बढ़ा दिया, तो सिंपल सी बात है, ये फिर से ये वापस के वापस जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। अगर मैं यहां फिर से बोल रहा हूं, जिस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अब ये क्रिटिकल एंगल था जब 90 था, अब मैंने क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल बना दिया। और जब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल बन जाएगा तो पूरी की पूरी लाइट, मतलब रिफ्रैक्टेड रे, उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब, when angle of incident greater than critical angle, then all the light back into the same medium, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वापस उसी मीडियम में आ गया ना। अगर मीडियम पास कर रहा तो रिफ्रैक्शन होता, बट उसी मीडियम में वापस आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पर ये कब होता है, when एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो सब लाइट उसी मीडियम वापस आ जाती है। तो ये गाइस इसके कारण क्या होता है, इसी में सब लाइट ज्यादातर लाइट इसी में रह जाता है, इसके कारण वहां सिग्नल का लॉस नहीं होता। अब आगे चलते,
टाइप्स ऑफ फाइबर, सिंगल मोड फाइबर होता है और मल्टी मोड फाइबर होता है। अगर सिंगल मोड फाइबर की बात करो, सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर में सबसे मेन डिफरेंस, सबसे पहले ये जो सपोर्ट करता है सिंगल मोड फाइबर, वो वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करता है, और ये मल्टी मोड मतलब मोर देन वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन को सपोर्ट करता है। ये सिंगल मोड को सपोर्ट करता है, और ये गाइस मोर देन वन मोड ऑफ प्रोपोगेशन करता है, को सपोर्ट करता है कौन, मल्टी मोड ऑफ फाइबर। और इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है गाइस, इसका जो कोर होता है, कोर अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखो ये इसका कोर, किसका, सिंगल मोड का कोर और मल्टी मोड का कोर। तो यहां आप समझ में आ गया होगा कि इसका कोर लार्ज होता है कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर का। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सिंगल मोड फाइबर के अंदर जो इसका डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है, और मल्टी मोड फाइबर के अंदर जो इसका डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। मल्टी मोड फाइबर को फर्दर दो और पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा स्टेप इंडेक्स, दूसरा होता है ग्रेडेक्स इंडेक्स। अब स्टेप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं गाइस, तो सबसे बड़ी बात यहां ध्यान से अगर आप समझोगे तो एक सिंपल सी बात मैं यहां फिर से ये पीछे करके बता देना चाहता हूं कि स्टेप इंडेक्स के अंदर ये जो क्लेडिंग होता है, क्लेडिंग और कोर से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है कंपेयर टू कोर। ओके, किसका कम रहता है, क्लेडिंग का। ये बातें याद रखना, किसके अंदर, सिंगल मोड। वैसे गाइस आपको ये मिलेगा तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और गाइस स्टेप इंडेक्स के अंदर जो पैटर्न होता है, जो लाइट के रिफ्लेक्शन का पैटर्न होता है वो जिगजैग पैटर्न होता है, इस तरह का पैटर्न होता है। ओके, और इसके बाद गाइस जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स है वो जनरली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और इसके अंदर जो सिग्नल का लॉस होता है बहुत कम होता है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, बट इसके अंदर गाइस सिग्नल लॉस ज्यादा होता है गाइस। ओके, और गाइस अगर स्टेप इंडेक्स की बात करें, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं, इसका डिजाइन बहुत सिंपल होता है और मैन्युफैक्चर भी आराम से किया जा सकता है। बट गाइस डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो गाइस इसके अंदर जो सिग्नल लॉस, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर सिग्नल लॉस बहुत ज्यादा होता है गाइस। कैसे, ये देखो, ये बताना चाहूंगा थोड़ा मैं ये बड़ा करके। देखो यहां सब जगह ये देखो, यहां सब जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बट अचानक से यहां कम हो जाता है, और इस पैटर्न के कारण, ये जो जिगजैग पैटर्न है ना, इस पैटर्न के कारण भी यहां क्या होता है, सिग्नल लॉस ज्यादा होता है, किसके अंदर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स के अंदर। ग्रेडेड इंडेक्स गाइस ये इसके कंपैरिजन है मल्टी मोड के कंपैरिजन में। मल्टी मोड के अंदर जो हमारा स्टेप इंडेक्स हमने देखा ना, मल्टी मोड के अंदर जो स्टेप इंडेक्स देखा, स्टेप इंडेक्स के बाद एक दूसरा हमारा ग्रेडेड इंडेक्स, ये ज्यादा बेटर है गाइस, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल लॉस बहुत कम होता है। क्यों कम होता है गाइस, क्योंकि देखो ये देखो इसके अंदर कैसा था, इसके अंदर देखो ये सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार और अचानक से कम हो जाता है, और अचानक से कम होने के कारण यहां सिग्नल लॉस ज्यादा हो जाता है। बट यहां गाइस क्या होता है, इसी एक पार्ट के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। तो अचानक से कोई चीजें नहीं होती, हर सेक्शन के थोड़ा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होने के कारण इसके अंदर सिग्नल जो लॉस होता है पहले वाले के कंपैरिजन में कम होता है गाइस। ओके, देखो लेस सिग्नल लॉस होता है। और इसका डिसएडवांटेज गाइस ये है कि कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा ज्यादा महंगा है कंपेयर टू जो हमने देखा ये वाला मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स देखा ना। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स का जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा कम है, बट ग्रेडेक्स इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर का थोड़ा ज्यादा है गाइस। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। और गाइस ये इसके अंदर लाइट को क्या कर सकते हैं, हम लोग लाइट को बैंड कर सकते हैं स्मूथली, ये इसके अंदर ट्रैवल कर सकता है। बट ट्रैवल करने के साथ ही मैंने बताया कि इसके अंदर जो सिग्नल लॉस होता है थोड़ा कम होता है। और साथ में गाइस जो देखो अभी मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका तुरंत ही कम नहीं हो जाता, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और धीरे धीरे डिक्रीज होने के कारण इसमें सिग्नल लॉस कम होता है गाइस। ओके, अब ये बताया। अब अटेन्यूएशन की अगर मैं बात करूं, अटेन्यूएशन मतलब क्या होता है? अटेन्यूएशन मतलब गाइस की जो सिग्नल का लॉस होना, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर सिग्नल का लॉस होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अटेन्यूएशन बोलते हैं। और अटेन्यूएशन होता किस तरह से गाइस? देखो कुछ लाइट एनर्जी को अगर जो फाइबर हम यूज कर रहे हैं अगर वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो भी वहां सिग्नल का लॉस हो जाएगा। इसके साथ ही गाइस अगर हमने क्या किया है
कि जो लाइट जिसके अंदर, जिस फाइबर के अंदर से लाइट को हम पास कर रहे हैं और उसके अंदर वो क्या कर रहा है, रैंडम डायरेक्शन में अगर बाउंस हो रहा है तो भी क्या होता है, वहां सिग्नल का लॉस होता है। और अगर मैंने फाइबर को बहुत ज्यादा बैंड किया हुआ है तो भी क्या होता है, सिग्नल का लॉस होता है, मतलब अटेन्यूएशन होता है गाइस। तो इतनी सब चीजें मैंने बता दी। इसके बाद गाइस अगर मैं फॉर्मूला, ये एटेन्यूएशन निकालने का फॉर्मूला, मतलब सिग्नल लॉस कितना हुआ है इसको निकालने का फॉर्मूला है गाइस। ये देखो पी ऑफ आई इन, पी इन जो लिखा हुआ है ये पावर इन है, पी आउट मतलब पावर आउट है, और ये 10 मतलब तो जानते हैं, लॉग भी जानते हैं। ये जो एल दिया हुआ है ये लेंथ है, ये क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ फाइबर। ओके, ये फॉर्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। ओके, अटेन्यूएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल मतलब सिग्नल लॉस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है गाइस, तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करूं तो न्यूमेरिकल अपर्चर बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस और बहुत ज्यादा आसान है। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, देखो न्यूमेरिकल अपर्चर सिंपल सी बात बता रहा हूं कि लाइट डिफरेंट एंगल पे जो फाइबर है वो कितनी लाइट को एक्सेप्ट करेगा। ओके, डिफरेंट एंगल पे वो लाइट को कितना, ये फाइबर जो है मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर है, ओके, कितनी लाइट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसी को उस फाइबर का क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर के अंदर गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल अपर्चर हम किस तरह से निकालते हैं, हम किस तरह से निकालते हैं, देखो कोर एंड क्लैडिंग के दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके डिफरेंस और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, न्यूमेरिकल अपर्चर निकल जाएगा। ये दोनों दिया रहता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। ओके, अब कोर ऑफ फाइबर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर देन क्लैडिंग, ये मैंने पहले ही बताया था कि जो कोर का, अभी मैंने बताया था आपको, अभी पीछे मैंने बताया कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो किसका ज्यादा रहेगा, कोर का ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर मैंने बता दिया कि कितना एबिलिटी है, कितने एबिलिटी से फाइबर लाइट को क्या कर रहा है, डिफरेंट एंगल पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। और न्यूमेरिकल अपर्चर का ये जो फॉर्मूला बहुत काम आता है। अब एक्सेप्टिंग एंगल, एक्सेप्टिंग एंगल क्या है गाइस, देखो आप सभी को अभी पता है कि अगर इसके अंदर ये मान लो कोर है, कोर के अंदर अगर लाइट गया, लाइट जाने के बाद अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो समझ लो अपने लिए अच्छा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब सिग्नल लॉस नहीं हो रहा, सिग्नल लॉस मिनिमम हो रहा है, ओके, ना के बराबर हो रहा है। बट अगर यही सिग्नल इसमें से दूसरे मीडियम मतलब कोर से क्लैडिंग में चला जा रहा है तो वहां सिग्नल का लॉस होगा। इसीलिए गाइस यहां अगर मैं एक बीच में एक्सिस बना देता हूं, ये कोर, अब यहां गाइस ये मान लो मिनिमम इतना एंगल है, ये 30 डिग्री, अगर इसके अंदर से कोई लाइट, इतने एंगल में से कोई लाइट अगर ये कोर में से पास हुई, कोर में से पास हुई तो यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। पर ये 30 डिग्री से बाद में अगर पास हो रही है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये लाइट आगे पास हो जाएगी। और लाइट आगे पास हो गई तो गाइस क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी, मतलब यहां सिग्नल का लॉस हो गया। तो कहने का मतलब जिस एंगल पे लाइट पूरी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगी वही हमारे लिए क्या एक्सेप्टिंग एंगल है गाइस, ये दिमाग में रखना। अगर मैं यहां आपको बताना चाहूं, एक्सेप्टिंग एंगल फाइबर ऑप्टिक्स मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन एंटर द फाइबर एंड स्टिल गाइड थ्रू इट, मतलब कहने का मतलब गाइस वही है जो मैंने आपको बताया कि वो वाला एंगल जिस एंगल के अंदर जाने के बाद लाइट कोर के अंदर ही रहे और कोर के अंदर क्या परफॉर्म करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को एक्सेप्टिंग एंगल कहते हैं। और गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूं, हाँ, एक्सेप्टिंग एंगल किस पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंड करता, सिंपल सी बात है गाइस, न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंड करेगा ना। कि न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब भी क्या था कि कितने डिफरेंट एंगल पे लाइट को फाइबर ऑप्टिक्स क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसी एबिलिटी को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, इसी एबिलिटी को न्यूमेरिकल अपर्चर करते हैं ना। बट यहां हमें क्या देखना था, एक्सेप्टिंग एंगल। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया 30 डिग्री से अगर ज्यादा रहा, मतलब लाइट हमने 31 डिग्री से पास किया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो वहां सिग्नल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इसको निकालने का फॉर्मूला साइन इनवर्स, ओके, ये Na जो लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल अपर्चर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला इसके आगे यूज करने का, ये एग्जाम में आता है गाइस। अब गाइस मोड डिस्पर्शन क्या है, मोड डिस्पर्शन मतलब ऑप्टिकल फाइबर में जाने के बाद जो लाइट स्प्रेड हो जाना, और स्प्रेड होने की वजह से भी सिग्नल लॉस होता है गाइस। ओके, जैसे लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर गया और जाने का स्प्रेड आउट हो गया, वो फैल गया, तो गाइस इसके कारण भी क्या होता है, सिग्नल लॉस होता है। और इसके कुछ टाइप दिए हुए हैं, इंटरमोडल डिस्पर्शन, वेवगाइड डिस्पर्शन और मटेरियल डिस्पर्शन। अगर इंटरमोडल डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है गाइस, जब लाइट ट्रेवल करता है फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो डिफरेंट लाइट मोड, ओके,
लाइट के जो डिफरेंट पाथ से जब ट्रैवल करता है और डिफरेंट पाथ से जो ट्रैवल कर रहा है उस सभी को डिफरेंट टाइम लग रहा है। ओके, हर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डिफरेंट मोड से जो लाइट ट्रैवल कर रहा है और हर मोड पे जो ट्रैवल कर रहा है सबको अलग अलग टाइम लग रहा है और अलग अलग टाइम लग रहा है, इसीलिए वो लाइट क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है और स्प्रेड होने के कारण भी सिग्नल लॉस होता है गाइस। ओके, अब दूसरा अगर मैं वेव गाइड डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर हमने फाइबर का स्ट्रक्चर, शेप और साइज सही तरीके से अगर नहीं बनाए तो भी लाइट क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ओके, जो ऑप्टिकल फाइबर, जो फाइबर का स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर नहीं है उसके कारण भी गाइस क्या होता है, उसके कारण भी हमारा सिग्नल लॉस होता है। अब मटेरियल डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूं तो गाइस फिर से वही चीज है कि अगर जो उसमें से लाइट पास होने वाली जो लाइट है वो अगर डिफरेंट वेवलेंथ से अगर पास हो रही है, डिफरेंट जो लाइट के जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो डिफरेंट स्पीड से पास हो रही है। ओके, जब क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और लाइट सिग्नल जब उसमें से पास हो रहा है तो उसके जो डिफरेंट मोड है, हर मोड का अगर स्पीड डिफरेंट हो गया तो भी गाइस क्या हो जाता है, सिग्नल लॉस होता है। तो ये मोड डिस्पर्शन है, ये सभी चीजें। अब इसके बाद गाइस कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा और बहुत आसान तरीके से। इसके अंदर दो ही चीज काम है गाइस, सबसे पहले ट्रांसमिशन और बीच में ऑप्टिकल फाइबर, देन रिसीवर। वैसे रीजनरेटर भी रहता है। रीजनरेटर क्या करता है कि अगर सिग्नल लॉस हुआ है तो उसको एम्पलीफाइड कर देता है। जो सिग्नल लॉस होता रहता है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता रहता है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता रहता है। तो कैसे होता है वो चलो मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं। देखो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में रहता है, फिर इसके बाद उसको लाइट वेव में कन्वर्ट किया जाता है, लाइट सोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लाइट सोर्स के फॉर्म में जो ट्रांसमीटर, ये सभी काम किसके अंदर होगा, देखो ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर में क्या किया जाता है, ट्रांसमीटर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट वेव में कन्वर्ट किया जाता है और लाइट वेव में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं फिर उसको ऑप्टिकल फाइबर में से पास करवाया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर में से पास करवाने के बाद आगे रिसीवर का काम आता है और बीच में रीजनरेटर भी होता है। रीजनरेटर क्या करता है गाइस पता है, ध्यान से सुनना। रीजनरेटर जो भी सिग्नल का लॉस होता है उसकी क्वालिटी को और इंप्रूव कर देता है और अच्छा कर देता है। तो आगे फिर से ये ऑप्टिकल फाइबर इसमें से आया। अभी यहां क्या था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल था। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सोर्स में हमने कन्वर्ट किया और लाइट सोर्स ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आगे आगे बढ़ा। अब रिसीवर का काम चालू होगा। सबसे पहले फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बस उल्टा होना स्टार्ट होगा। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था लाइट सोर्स में कन्वर्ट हुआ, अब लाइट सोर्स को फिर से गाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा और जो भी अगर कुछ लॉस हुआ होगा एम्पलीफायर उसको क्या करेगा, एम्पलीफाइड कर देगा, मतलब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा और इसके बाद फिर से गाइस यहां हमें क्या होगा, फिर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। ओके, आउटपुट हमें जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पूरी तरह से आगे आउटपुट उस फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, तो गाइस यहां मेन तीन ही चीजें होती है। सबसे पहले ट्रांसमीटर, बीच में ऑप्टिकल फाइबर और लास्ट में रिसीवर। पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद वो लाइट के बाद ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करता है, फिर इसका फोटो, जो हमारा ये फोटो डिटेक्टर है वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है लाइट से फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर एम्पलीफाइड किया जाता है। एम्पलीफाइड के बाद हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। इस तरह से फाइबर ऑप्टिक सिस्टम काम करता है गाइस। अब आगे ये तो गाइस आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि एडवांटेज क्या है, हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर किया जाता है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही गाइस ये स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है और कम्युनिकेशन के लिए जो हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए भी ये बहुत हेल्प करता है ऑप्टिकल फाइबर। ये कहीं लॉस नहीं होता गाइस, ये बहुत बहुत हेल्प कर रहा है। लेजर के बाद जब गाइस ये आया था ना तो बहुत सारी चीजों में बहुत हेल्प किया, बहुत सारी चीजें गाइस बताने के लिए, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको इतना ज्ञान दिया जाए। बेटर सिग्नल क्वालिटी, इसके अंदर सिग्नल क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और गाइस एनर्जी इफिशिएंटी, मतलब एनर्जी इफिशिएंसी इसके अंदर बढ़ जाती है। जो भी वहां से सिग्नल दिया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लगभग बहुत अच्छे क्वालिटी में यहाँ मिलता है गाइस। पहले इतना नहीं मिलता था पर ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बहुत हुआ है गाइस। ओके, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी सब चीजें हमने बताई। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड के बारे में पता होना चाहिए। अब मैंने बोला कि पेपर कल है,
तो अब इसके बारे में डीप नॉलेज मत लेने जाओ, बस उतनी चीजें याद रखो जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा दूं, ये डायरेक्ट बैंड का डायग्राम है और ये इनडायरेक्ट बैंड गैप का डायग्राम है। डायरेक्ट बैंड में देखो यहाँ पे इंडक्शन दिखाई दे रहा है, ये कंडक्शन बैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बैलेंस बैंड का लाइन दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका देखो कर्व आपको पैराबोलिक कर्व दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी पैराबोलिक कर्व है, पर ये आप देखोगे पैराबोलिक कर्व डाउनवर्ड है और ये पैराबोलिक अपवर्ड है, पर ये सेम लाइन पे आ रहा है। वही अगर आप इसमें देखोगे इनडायरेक्ट में, ये देखो ये भी पैराबोलिक है, बट ये सेम लाइन पे नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड ही बस हो गया आपका कॉन्सेप्ट, बस ये डायग्राम बना दो और ये एक पॉइंट लिख दो। देखो यहाँ पे देखो बैलेंस बैंड, देखो बैलेंस बैंड का जो टॉप है, और यहाँ पे अगर आप देखो कंडक्शन बैंड का जो है दोस्तों, कंडक्शन देखो बैलेंस बैंड का ये टॉप है, कंडक्शन बैंड का ये बॉटम है, वो सेम प्लेन पे आ रहा है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, डिफरेंट प्लेसेस पे आ रहा है। देखो इसका जो बॉटम है, इसका जो अगर आप देखोगे टॉप पोजीशन है वो डिफरेंट प्लेन पे, पर यहाँ पे सेम है। हो गया ना भाई, लास्ट टाइम पे बस यही लिखो, देखो टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड आर एट डिफरेंट प्लेसेस, आर एट सेम प्लेसेस। हो गया। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, अगर आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए भी आया तो डायग्राम बनाओ, 2 पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट ये, यहाँ पे अगर समझो वो सेम है तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ही क्या करेगा दोस्तों, जंप करेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर वो सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होगी, और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होगी दोस्तों इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए। तो हो गया। अब अगर आपको और अगर पॉइंट लिखना है तो लिखो कि मेकिंग लाइट्स के लिए अच्छा है और ये नहीं अच्छा है दोस्तों, और उसके एग्जांपल्स अगर आपको लिखने हैं तो एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिया। इतना सिंपल पार्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीजें कराते जा रहा हूं। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट करंट क्या है। देखो ड्रिफ्ट करंट का अगर मैं यहां पे अगर डेफिनेशन लिखूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, एवरेज इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हम ड्रिफ्ट करंट वहां पे बोल सकते हैं। तो फ्लो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। पर यहां पे देखो मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखा है, फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। तो बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया ये डेफिनेशन, तो बस ये याद रखो, या एवरेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद कर लो जो अभी याद करा है, एवरेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों डिफ्यूजन करंट। भाई बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो यहां पे देखो मैंने लिख दिया। और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मतलब क्या आएगा दोस्तों, तो चार्ज जो होता है मूव होता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये आप लिख सकते हो। अब लास्ट वन दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, मूवमेंट। तो मोबिलिटी क्या आएगा दोस्तों, मूव इन सेमीकंडक्टर। देखो यहाँ पे, हाउ चार्ज कैन मूव इन सेमीकंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा हाउ, देखो चार्ज जो है वो मूव हो रहा है कहां पे दोस्तों, सेमीकंडक्टर में, जब मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोस्तों अप्लाई कर रहा हूं। अब दोस्तों जब हायर मोबिलिटी रहता है तो आपको सीधी सीधी बात समझ में आ रही कि वहां पे जो चार्जेस है दोस्तों वो मूविंग, उसका मूवमेंट कैसा होगा दोस्तों, फास्ट होगा। तो अगर आपको व्हाट इज मोबिलिटी पूछा तो आपको ये लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये सब छोटे मोटे डेफिनेशन है, कभी कभार पूछे जाते हैं। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी कैन बी डिनोटेड बाय द लेटर जे। इट इज अ रेशियो ऑफ करंट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। हो गया ना भाई, डायरेक्ट डेफिनेशन है, उसको पढ़ो भी मत। यहां पे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का दोस्तों इतना सिंपल सा डेफिनेशन है, हाउ वेल सेमीकंडक्टर कैन फ्लो कैन अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितना मैं सेमीकंडक्टर से कितने अच्छे तरीके से मैं करंट को फ्लो करता हूं, उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। या तो आप इस टर्म में लिखना चाहते हो, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, आपको पता है जो भी आपका कंडक्टर रहेगा वो। तो इस तरह से अगर आपको लिखना है तो फॉर्मुले वाइज भी लिख सकते हो, पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो कंडक्टिविटी का, बस आप ये सिंबल याद रखो। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी आता है। रेजिस्टिविटी बहुत ही सिंपल सा है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। बस ये इतना, ये मत पढ़ो ये। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हो गया। आगे के पार्ट की ओर आता हूं दोस्तों। अगर आप अपने बुक्स में ओपन करके देखोगे तो फर्मी लेवल बहुत ज्यादा फेमस है। अब सर फर्मी लेवल क्या करूं, तो फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल इन अ सेमीकंडक्टर। पहला लाइन ये याद रखना कि सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल क्या है, एनर्जी लेवल है। इसकी वजह से दोस्तों हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 50% एट गिवन टेम्परेचर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 50% एट गिवन टेम्परेचर। तो दोस्तों देखो सबसे पेन ये, अगर आप देखोगे फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल इन अ सेमीकंडक्टर, अगर ये लाइन याद रखोगे तो आपका काम हो गया।
अब देखो दोस्तों, अगर उसके बाद भी अगर आपको पढ़ना है तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। फर्मी लेवल को हम एक रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, जहां पे हम ये समझते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल। तो ये भी आप एक डेफिनेशन टाइप में लिख सकते हो। कभी कभार पूछते हैं कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, तो जिसका आप सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हो दोस्तों, एफ ऑफ ई विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेस टू ई माइनस ई एफ, और नीचे क्या है दोस्तों, के टी। अब यहाँ पे आपको हर एक टर्म पता होना चाहिए दोस्तों। देखो एफ ऑफ ई क्या है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी लेवल, ई क्या है, एनर्जी लेवल, ई एफ क्या है दोस्तों, फर्मी एनर्जी लेवल है। देखो ई माइनस ई एफ है ना, और अपॉन के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी मतलब टेम्परेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस पे भी कोई न्यूमेरिकल आया तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और दूसरा क्या है दोस्तों, एक्सटेंट्रिक है। अब यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सटेंट्रिक्स में क्या आपको याद रखना है, मैं हमेशा एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट बता दे रहा हूं कि यहाँ पे हमेशा जो है दोस्तों, इसका जो फर्मी लेवल है वो हमेशा मिडवे पे आता है कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में, जिसका फॉर्मूला आप ये याद रखोगे, ई एफ मतलब क्या आएगा दोस्तों, आपका फर्मी लेवल किसके बीच में आ रहा है, कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे किसका है दोस्तों, बैलेंस बैंड डिवाइड बाय 2, मिडवे पे आ रहा है। बस अगर ये दो लाइन याद रखोगे आपका काम हो गया। देखो एक्सट्रिंसिक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता है, जो इससे हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा उसका कंडक्टिविटी कैसा होगा दोस्तों, वहां पे उसका कंडक्टिविटी कैसा है दोस्तों, लो रहता है, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर इंप्यूरिटी क्या करता हूं दोस्तों, ड्रॉप करता हूं, और जिसकी वजह से इसका जो कंडक्टिविटी है दोस्तों इंक्रीज होता है। तो हमेशा ये अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो मैं इसको मैं डॉप सेमीकंडक्टर भी बोलता हूं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, देखो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर दैट हैज डॉप विथ इंप्यूरिटी, इसके अंदर इंप्यूरिटी क्या किया जाता है दोस्तों, डॉप किया जाता है। इसकी वजह से ये इसकी कंडक्टिविटी दोस्तों लो है, इसीलिए इसके अंदर इंप्यूरिटीज हम क्या करते हैं दोस्तों, डॉप करते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको 2 पॉइंट तो सीधा सीधा समझ में है, और बाकी अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लो। तो अगर आपको कोई पूछा कि इंट्रिंसिक के बारे में पूछा या एक्सट्रिंसिक के बारे में पूछा तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी लेवल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर समझो लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, हायर टेम्परेचर है तो क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर है तो क्या होगा। मैंने बहुत ही सिंपल सा लिखा है दोस्तों। अगर लो टेम्परेचर है दोस्तों तो क्या होगा, वो बिहेव किसकी तरह करेगा दोस्तों, इंसुलेटर की तरह। अगर आपको लिखना है, देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लो, बस ये 2 वर्ड्स याद रखो, एट लो टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लो है, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, मोशन नहीं, मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, और जिसकी वजह से वो बिहेव क्या करेगा दोस्तों, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह। हाई टेम्परेचर पे आपको सीधा इसका अपोजिट पॉइंट लिखो, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों, ज्यादा है, और इसकी वजह से इंक्रीज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, मूव करेंगे, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कैसी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसा होगा दोस्तों, बेटर कंडक्ट होगा। और यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे दोस्तों, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द मॉडरेट लेवल। अगर टेम्परेचर है तो कंडक्शन बैंक में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो डोनर एटम जो है दोस्तों, उसको क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम को इक्वल होगा। बस ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद रखते हो तो आपका पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो जाता है। नेक्स्ट वन देखो, मैंने अपने खुद के लैंग्वेज में, इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पी टाइप मटेरियल, कभी कभी पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स अगर आपको याद है, एट लो टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, फ्यू एक्सेप्टर लेवल आर ऑक्यूपाइड, मतलब पूरे एक्सेप्टर लेवल क्या होते हैं दोस्तों, ऑक्यूपाइड नहीं रहते। बट वही अगर मॉडरेट में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल एक्सेप्टर लेवल आर फील्ड, मतलब पूरे क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। देन दोस्तों अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, होल्स प्रोड्यूस रहेगा बैलेंस बैंड में, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, और होल्स यहाँ पे बैलेंस बैंड में प्रोड्यूस रहेगा, और जो फर्मी लेवल है दोस्तों वो मिडल में रहेगा, मतलब टॉप ऑफ दी बैलेंस बैंड और एक्सेप्टेड बैंड के बीच में रहेगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा दोस्तों, फर्मी लेवल ग्रेजुअली क्या होगा दोस्तों, अप जाने की कोशिश करेगा, और एट हायर टेम्परेचर बहुत ही सिंपल सा देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्शन बैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड इज मोर। यहाँ पे जो होल्स है दोस्तों बैलेंस बैंड में क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज। तो यहाँ पे ये बस 3 पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो सभी चीजें हो जाएगी। मैंने आपके लिए देखो फटाफट चीजें लेकर आया कि कैसे न कैसे करके मैं आपको कुछ चीजें हेल्प कर दूं, जिसकी वजह से आपके आंसर्स याद हो जाएंगे। तो मेरे पास टाइम भी अभी भी बहुत कम था, पर मैंने फटाफट नोट्स बनाए, फटाफट टिक मार्क किए, और जल्दी जल्दी लेकर आएगी। आप कुछ ना कुछ तो कल पेपर में लिख के आओ। देखो दोस्तों, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी ऑन फर्मी लेवल। अब एन टाइप इंप्यूरिटीज क्या रहेगी दोस्तों, ये हमेशा क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है,
और दोस्तों वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो कहाँ पे फील होते हैं दोस्तों, बिलो दी कंडक्शन बैंड होते हैं। और वो हमेशा देखो फॉर्म्युलेबल हमेशा क्लोज किसके पास रहता है, कंडक्शन बैंड। वही यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगर समझो ये एन टाइप है, पी टाइप में रहता तो हम होल की बात करते हैं। देखो इट क्रिएट होल्स इन अ बैलेंस बैंड। और दोस्तों ये हमेशा फॉर्म्युलेबल कहाँ पे रहेगा, जैसे इसके पिछले वाले में कंडक्शन बैंड के क्लोज है तो यहाँ पे बैलेंस बैंड के क्लोज है।